एक दिन मेरा देवर मेरे कमरे के दरवाजे पे आया और ऐसी बात कही जो किसी शरीफ औरत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने ज़ोर से चीख मारी मगर पल भर में इल्ज़ाम उल्टा मुझ पे ही लगा दिया गया कि मैंने उसे बहकाया है। सास ने शोर मचा दिया, ये औरत मनहूस है, इसे फ़ौरन निकालो। शौहर ने मेरी बात सुने बगैर मुझे घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई शहर आई और एक स्कूल में सफाई का काम करने लगी। 3 साल बाद स्कूल की नई इमारत का इफ्तिताह था। नया डायरेक्टर आने वाला था। जब दरवाज़ा खुला तो वही शौहर सामने खड़ा था। वो रोते हुए बोला, मैं सच जान चुका हूँ, देवर ने खुद सब मान लिया है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके साथ वापस घर जाने के लिए राज़ी हो गई। मगर जैसे ही घर में कदम रखा तो होश फना हो गए। हर तरफ अंधेरा था। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और वजूद रस्सियों में जकड़ा हुआ था। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी मगर जख्म मलने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा था। मैंने आखिरकार खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश छोड़ दी। कुछ देर बाद मुझे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं जानती थी जो भी है मुझे फिर से अजियत देगा। कौन हो तुम? आखिर तुम्हारी क्या दुश्मनी है मुझसे? क्यों तुम मुझे यहाँ लाए हो? बोलो, जवाब दो। मैं मुसलसल चीख चिल्ला रही थी मगर वहाँ किसको फिक्र थी मेरी। तभी किसी ने मेरे बालों को जोर से मुट्ठी में जकड़ा और मेरी गर्दन को जोर से झटका दिया। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख बरामद हुई। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी और फिर कुछ देर बाद जो भी था वहाँ से चला गया। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। अब तो मुझे यकीन होने लगा था हर वक्त आंखें बंद रखने से मेरी आंखों की बीनाई जा चुकी होगी। एक रोज़ एक आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। उसको कभी मालूम नहीं होना चाहिए कि इस सब के पीछे मेरा हाथ है। ये आवाज़ तो मैंने कहीं सुन रखी थी। कौन था ये जिसकी आवाज़ से मैं वाकिफ़ थी? दिमाग उस वक्त बिल्कुल मफलूज हो चुका था। तभी सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मैं कब से यहाँ पे हूँ। बस एक ही ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द यहाँ से रिहा हो जाऊँ और उस शख्स को इस दुनिया से ही ख़त्म कर दूँ जिसने मुझे धोखा दिया। ये मेरा गुस्सा था, मेरे जज्बात थे। मैं जानती थी जिस दिन मुझे रिहा किया गया उस रोज़ मैं अकेली रह रह के ही इस दुनिया से चल बसूँगी, मगर उस शख्स को उफ तक नहीं कह पाऊँगी। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी मगर अब मुझे वो वक्त याद आने लगा था जब मेरे बड़े मुझे कुछ समझाने की कोशिश करते थे मगर मुझे कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि उस वक्त मुझ पे मोहब्बत का भूत सवार था। मगर ये मोहब्बत मुझे कितना रुस्वा करने वाली थी मैं नहीं जानती थी। अगर जानती तो शायद ये कदम ना उठाती। जो उस वक्त की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी। नई नई जवानी थी, उस पर हुस्न भी बला का। हर किसी की तारीफ ने मुझे मकरूर कर दिया। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा हसीन तो कोई है ही नहीं। मरियम उठ जाओ, सुबह हो गई है और अभी तक तुम्हारी नींद ही मुकम्मल नहीं हो रही। आज कॉलेज का पहला दिन है, जाना नहीं है क्या? कॉलेज? अम्मा की मुसलसल आवाज़ से मैं बेजार हो चुकी थी। मेरा बिल्कुल जी नहीं जा रहा था कि मैं कॉलेज जाऊं। स्कूल की छुट्टियों ने मुझे इतना सुस्त कर दिया था कि अब मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कॉलेज जाने के लिए। मगर अम्मा तो बहुत पुरजोश थी। आज मैं सोचती हूँ कि काश उस रोज़ मेरी ये काहली हमेशा के लिए रहती तो आज इस तरह बर्बाद न होती। मैं कॉलेज के गेट पे पहुंची तो जैसे यहाँ की दुनिया ही अलग थी। हर तरफ रंग बिरंगे लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए एक दूसरे से खुशकपियाँ लगाते हुए इधर उधर मंडला रहे थे। कुछ नए थे तो कुछ पुराने किताबों की सर दिए बैठे थे। मेरे अब्बा का शौक़ था कि मैं अच्छे कॉलेज में तालीम हासिल करूं। तभी मैं आज शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला हुआ था मेरा। मैं इधर उधर देख रही थी। इतना बड़ा कॉलेज था, यहाँ मैं कैसे पढ़ूंगी? इसमें लड़के लड़कियां भी इकट्ठे थे तो कैसे गुजारा होगा मेरा? मैं तो घर में बंद रहने वाली, काम से काम रखने वाली और फिर लड़कों से झिझकने वाली लड़की थी। मैं घबराती हुई आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे ले रही थी। शायद हर लड़की की कैफियत यही थी। तभी मेरे पास एक लड़की आई, छोटी सी उम्र की, बहुत प्यारी सी। सलाम के बाद वो मुझे कहने लगी, कहाँ जाना है आपने? आए मैं आपको आपकी क्लास दिखा देती हूँ। तुम यहाँ पढ़ती हो क्या? मैं उस लड़की के साथ चलते चलते छोटे छोटे सवाल भी कर रही थी। जी हाँ, मैं आपसे एक क्लास आगे हूँ। मैंने मुस्कुरा के हाँ में सर हिला दिया और खामोशी से उसके साथ चलते गए। कुछ देर के बाद वो एक क्लासरूम के बाहर खड़ी हुई और कहने लगी, ये है एक क्लास। मैंने देखी और अंदर दाखिल हो गई। क्लास में बहुत से लड़के मौजूद थे। मैं एक दिन डर गई और उल्टे कदम बाहर की तरफ लिए मगर तब तक वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। मैं खुद को पुरसकून करती हुई बाहर बेंच पे बैठ गई और किसी लड़की का इंतज़ार करने लगी। तभी कुछ देर के बाद 3 लड़कियां कमरे में दाखिल हुई तो मैं भी उनके साथ जा बैठी। उस रोज़ के बाद से दिन ऐसे ही गुजरने लगे।
कई दिनों के बाद वो लड़की मुझे दोबारा नजर आई। मैं जल्दी से उसके पास गई तो वो मुस्कुरा के मुझे मिली, मगर आज उसके साथ एक लड़का भी था जो मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज करके खड़ा था। आप कहाँ थी? मैंने आपको बहुत तलाश किया, आपका नाम भी मालूम नहीं था। मैंने उस लड़के से बात करना चाही, तभी वो कहने लगी, मेरा नाम शफक है। मैंने शफक से कहा, क्या आप मुझसे रोज़ मुलाकात कर सकती हैं? मुझे अगर कुछ समझ ना आए तो आप मेरी मदद कर दिया करेंगी। तभी वो मुस्कुरा के मेरे गले लग गई और कहने लगी, चंदा, ये भी कोई कहने की बात है? ज़रूर, क्यों नहीं। मैं उसके इस प्यार पे बहुत खुश हुई और उसको बोला कि आप बहुत अच्छी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। उस दिन के बाद से हम लोग आपस में मुलाकात करते थे। अक्सर वो लड़का भी शफक के साथ पाया जाता था। ना जाने क्यों मुझे उस लड़के में अजीब सी कशिश महसूस होती। वो बहुत अजीब सा था। एक रोज़ मैंने शफक से पूछ लिया कि उसका इस लड़के से रिश्ता क्या है। तभी वो कहने लगी कि ये लड़का उसका कज़न है। मैंने एक नज़र उस लड़के को देखा जो अब मेरी ही तरफ देख रहा था और तजब्जुब का शिकार होते हुए नज़रें झुका दी। उसकी संजीदगी ना जाने क्यों मुझे बहुत मुतासिर करती थी। दिन ऐसे ही गुजरते गए और हमारे इम्तिहानात सर पे आ गए। उस दिन भी मेरा पहला इम्तिहान था। शायद क्लास के साथ साथ ज़िंदगी का भी इम्तिहानात में हम लोगों का मिलना ना हुआ। एक रोज़ मैं शफक से मिली तो साथ ही उसका कज़न भी खड़ा था। मैं उसको देख के एकदम खुश हो गई। ये खुशी की बात थी, मैं नहीं जानती थी, मगर उसको देख के खुश होना फितरी था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी मोड़ आएगा। अब मुझे समझ आ गई कितने दिनों से ये बेचैनी क्यों थी, किस बात की बेचैनी थी, मगर वो अब भी मुझे नज़रअंदाज कर रहा था, जैसे उसने मुझे देखा ही ना हो। उसका यूं नज़रअंदाज करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मरियम, मरियम कहाँ गुम हो गई? शफक के बुलाने पर मैं एकदम बौखला गई और कुछ शर्मिंदा होते हुए सर झुका दिया। तभी अचानक मेरी नज़र उस लड़के पे पड़ी तो उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट ने मुझे मज़ीद बेचैन कर दिया। क्या वो भी ऐसे ही बेचैन था? मरियम, बार बार खो जाती हूँ। तभी बात बदलने के लिए मैंने शफक से कहा, बहुत देर बाद आप मिली हैं। आप जानती हैं मेरा आपसे बहुत दिल उदास हो चुका था। तभी शफक मुस्कुराने लगी और कहने लगी, क्या वाकई तुम्हारा मुझसे ना मिलने की वजह से दिल उदास हुआ था, या फिर उसने अपने कज़न की तरफ देखा? तो मैं आंखें फाड़े शफक को देखने लगी। तभी शफक कहने लगी कि ऐसे क्या देख रही हो, कुछ गलत कहा है? मैंने शफक के चेहरे पे शरारती मुस्कुराहट देखी। मैं भी मुस्कुराने लगी। तभी शफक का कज़न शफक से कहने लगा, अब क्या सारा दिन बातें करती रहोगी? घर नहीं जाना क्या? मुझे बहुत भूख लग रही है। शफक के कज़न की बात मेरा दिल एकदम बैठ गया। अफसुर्दा हो गई। अपना जाने फिर किस दिन मुलाकात होनी थी। जब तक कॉलेज दोबारा शुरू नहीं हो जाते थे तब तक ऐसे ही मुलाकात होती। मैं कैसे दिन रात गुजारूंगी? तभी मेरे दिल में ख्याल आया। मैंने शफक से उसका नंबर मांगा तो उसने झट से मुझे अपना नंबर लिखवा दिया। मैंने सोच लिया था कि घर जाकर शफक से उसके कज़न के बारे में बात करूंगी, मगर क्या ये सब ठीक था? ये सोच एक मर्तबा फिर मेरे दिमाग में न आई। उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था। गुनाह की लज्जत वक्ती तौर पे बहुत होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ ये ख़त्म कर देती है। मैं घर पहुंची तो अम्मा खाने की मेज़ से मेरा इंतज़ार कर रही थी। मरियम, आ गई तुम? चलो जल्दी से मुंह हाथ धो लो, फिर तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। गरम गरम खाना खा लो तो पेपर की तैयारी में भी आसानी होगी। मगर उस वक्त मेरा शफक से बात करना ज़रूरी था। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा मुझे भूख नहीं है, और जल्दी से कमरे में बंद हो गई। अब अगली मुसीबत ये थी कि मेरे पास तो फ़ोन मोबाइल था ही नहीं। घर में एक PTCL ही लगा हुआ था और उसको बेजा इस्तेमाल करने की इजाज़त भी नहीं थी। लेकिन मेरा शफक से बात करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने खुद से अहद किया कि कुछ भी हो जाए मगर मैं शफक से ज़रूर बात करूँगी। रात का पहर था, सब लोग सो चुके थे। तभी मैंने शफक से रब्ता करने की कोशिश की। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, पूरे घर की लाइट्स बंद थी, बस कहीं कहीं पे हल्की सी रोशनी घर में आ रही थी। मरियम, उस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने झटके से मुड़ कर देखा तो वो अम्मा थी। अम्मा, वो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सफाई में क्या पेश करूं। इससे मेरे हाथ में पकड़ा फ़ोन। उस वक्त तुम्हारे हाथ में ये फ़ोन क्या कर रहा है? किससे बात कर रही हो? मेरे चेहरे पे पसीना आने लगा। वो कहते हैं ना, दिल में चोर हो तो चेहरे पे घबराहट आ ही जाती है। मेरा भी वही हाल था। मैंने गहरा सांस लिया और कहा कि अम्मा, कुछ नहीं, बस एक दोस्त को फ़ोन कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वो ही पूछना चाह रही थी, मगर वो फ़ोन ही नहीं उठा रही। तभी अम्मा ने कहा, ये कोई वक्त नहीं है किसी को फ़ोन करने का। आइंदा के बाद किसी को इस वक्त फ़ोन मत करना, ये अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। अगर तुम्हारे अब्बा को पता चला तो जानती हो ना क्या होगा। जो एक सहूलत हमारे घर में मौजूद है वो भी उतार दी जाएगी।
मेरे घर का माहौल ऐसा ही था, जहाँ हम बेटियों को बहुत आज़ादी थी, वहीं पे हम पे सख्ती भी की जाती थी। मैंने जल्दी से फ़ोन रखा और अपने कमरे में आ गई और फिर सोचने लगी कि सुबह के पेपर की तैयारी तो की ही नहीं, बस सारा दिन इसी कश्मकश में रही कि फ़ोन किस तरह किया जाए। तभी किताब खोली और कुछ पढ़ने की कोशिश की, मगर अब क्या याद होना था। तभी किताब बंद की और सो गई। अगली सुबह क्या इम्तिहान में लिख के आई, कुछ समझ नहीं आ रही थी और ना ही कुछ याद था। घर पहुंची तो अब्बा घर पे ही मौजूद थे। मुझे कहने लगे, इम्तिहान कैसे हो रहे हैं? मैंने अब्बा से कहा, अच्छे हो रहे हैं। इतना कह के कमरे में चली गई। कुछ देर गुजरी कि कमरे का दरवाज़ा खटकने लगा। अम्मा कमरे में आई तो कहने लगी, क्या बात है? 2 दिन से देख रही हूँ, काफ़ी परेशान लग रही हो। कोई बात हुई है जो अपनी माँ से कर सकती हो? मैंने अम्मा से कहा, अम्मा ऐसा कुछ नहीं, बस मैं कुछ परेशान हूँ इम्तिहानात को लेके, और कोई बात नहीं। अम्मा कहने लगी, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम अच्छे नंबरों में कामयाबी हासिल करोगी और अपने अब्बा का नाम ऊंचा करोगी। उन्होंने जितनी मेहनत मशक्क़त के साथ तुम्हें यहाँ पे पहुँचाया है, तुम उनका नाम कभी ख़राब नहीं होने दोगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम कभी भी हमें ये एहसास नहीं दिलाओगी कि हमने यहाँ पे तुम्हारा दाखिला करवा के गलती की। तुम जानती हो ना, तुम्हारे अब्बा ने सारे ख़ानदान से लड़ के तुम्हें यहाँ पे दाखिला दिलवाया है। अम्मा की बातों ने वक्ती तौर पे मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा किया। अभी बात इतनी आगे बढ़ी नहीं थी, अगर मैं चाहती तो रोक सकती थी, लेकिन ये सिर्फ वक्ती तौर पे था। इसके बाद फिर से मुझे शफक के कज़न की याद आने लगी। क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? अगले रोज़ ही शफक मुझसे मिली। शफक, मुझे तुम्हारे कज़न से बात करनी है। तुम पागल तो नहीं हो गई मरियम? तुम जानती भी हो वो कितने बड़े ख़ानदान का बेटा है। उसका बाप बहुत रईस है। वो तुम्हारे साथ कभी भी दोस्ती को आगे नहीं बढ़ाएगा। शफक की बात पे मेरी आंखें भीग गईं और मैंने उससे कहा, ऐसे मत कहो। मोहब्बत में इंसान मालो दौलत तो नहीं देखता। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम्हें कैसे मालूम कि वो भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करता है जितनी तुम मुझसे करती हो? शफक की बात सुन मेरी आंखें भर आईं। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि क्या वाकई वो मुझसे कभी मोहब्बत नहीं करेगा। यही सोचते सोचते मैं अपने घर पहुंची। मुझे पता ही नहीं चला। मरियम, आओ आखिर, खाना खा लो। अम्मा, मुझे भूख नहीं। मरियम, ये तुमने रोज़ का क्या तमाशा बना रखा है? रोज़ रोज़ भूखे रहना अच्छी बात नहीं। अम्मा ने कुछ झड़क के कहा तो मुझे भी ना जाने क्यों गुस्सा आ गया। अम्मा, मैंने एक दफ़ा कहा ना कि मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं। मेरी ज़िंदगी पहले ही बहुत परेशान है, मज़ीद आप मत पढ़ाएं। मरियम, ये तुम अपनी माँ से किस लहजे में बात कर रही हो? अब्बा ना जाने कहाँ से आ गए। मैं एकदम घबरा गई और कांपते हुए अब्बा की तरफ देखा, जो मुझे बस देख रहे थे। अब्बा, वो मैं तो बस तुम्हें लगाई हुई है। तुम्हें कॉलेज भेजने का हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि तुम तहज़ीब तमीज़ बिल्कुल ही भूल जाओ। तुम्हारे चंद माह में ही पढ़ निकल आए हैं, आगे ना जाने क्या गुल खिलाओगी। अब्बा के दिल में जो आता था वो कह देते थे। मैंने अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा ने अब्बा को इशारे से खामोश रहने को कहा। मैं अपने कमरे में चली गई। रात हुई तो मुझे अम्मा से कोई ज़रूरी काम था। मैं अम्मा के कमरे में जाने लगी। जब मैंने अंदर से आने वाली आवाज़ों को सुन अपने कदम रोक लिए। अब्बा की आवाज़ ने मेरे कदमों तले ज़मीन खींच ली। जब अब्बा ने कहा कि मेरी नज़र में इसके लिए एक रिश्ता है, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इसकी शादी हो जाए, मैं मज़ीद अब इसे नहीं पढ़ाना चाहता। अम्मा कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ही तो बस ज़िद थे इसको आगे पढ़ाने के लिए, और अब आप पीछे हट रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे? कितनी जल्दी पीछे हट गया। यकीनन हमारी बच्ची ने कोई ख़राबी की होगी। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। आप चाहते क्या हैं आखिर? क्यों ये कदम उठा रहे हैं? अब्बा ने कहा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ये कह के बात टाल दूंगा कि अच्छा रिश्ता था। मुझे इसकी पढ़ाई से ज़्यादा इसके मुस्तकबिल की फ़िक्र थी, इसलिए मैंने ये शादी कर दी। मेरे दोस्त का बेटा है, अच्छा कमाता खाता है, हमारी बच्ची को बहुत खुश रखेगा। अम्मा कहने लगी, लेकिन आखिर वजह क्या है? क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं? तभी अब्बा ने ऐसी बात कही कि मैं दंग रह गई। सच कहते हैं, माँ बाप को इल्हाम हो जाते हैं। अब्बा ने अम्मा से कहा कि हमारी बच्ची के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। हमारी बच्ची के तेवर बदले बदले से हैं। क्या तुम्हें ये बातें समझ नहीं आई? क्या उसके तेवर नज़र नहीं आए? मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि मैं इतने सालों की इज्जत खाक में मिल जाए। इसीलिए इसकी जल्द से जल्द शादी कर देना चाहता हूँ, ताकि हमारी इज्जत भी बाकी रहे और इसकी ज़िंदगी भी महफूज रहे। हम नहीं जानते कि वो किस शख्स की खातिर हमसे ऐसे बात कर रही है। मरियम के अब्बा आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। वो इम्तिहानात की परेशानी में है, शायद इसी वजह से चिड़चिड़ी हुई है। आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। तभी अब्बा कहने लगे, नहीं, मुझे गलत फहमी नहीं हुई। मैंने ये दुनिया देखी है, इसलिए तुम्हें भी समझा रहा हूँ। अभी अपने कदम मजबूत कर लो। ये ना हो कि कहीं इस लड़की की वजह से हमें अपनी जगह छोड़नी पड़ जाए।
मैं बोझल कदमों से वापस आई, उन्हीं कदमों पे कमरे में वापस चली गई और फूट फूट के रोने लगी। मेरे लिए अरसलान को छोड़ना कोई आसान बात नहीं थी। अरसलान मेरे लिए सब कुछ था। बेशक वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, मगर मैं उससे मोहब्बत करती थी और चाहती थी कि मेरी शादी भी उसी से हो। अगले रोज़ मैं दुआएं करती रही, सारी रात वजीफ़े करती रही। शायद उन वजीफ़ों का असर था कि शफ़क़ और उसका कज़न अरसलान कॉलेज आ गए। मैं जैसे ही शफ़क़ से मिली उसके गले लग के फूट फूट के रोने लगी और उससे कहने लगी, शफ़क़ तुम अरसलान से बात करो, मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं। मेरी शादी अरसलान से ना हुई तो मैं मर जाऊंगी, मैं उसके बगैर एक मिनट नहीं रह सकती। ये दिन ये रातें कैसे कट रही हैं मैं ही जानती हूँ। शफ़क़ तुम मेरी हालत देख के ही परेशान हो गई। ये कैसी बातें कर रही हो मरियम, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे तो था कि ये वक्ती जज्बात है, मगर तुम तो देखो मरियम, शादी वही होती है जहाँ घर वाले कहते हैं। ये वक्ती तौर पे दोस्तियाँ अच्छी लगती हैं, मगर जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी जाती। और तुम तो फिर अभी छोटी हो, इन बातों को नहीं समझती। तुम मुझे अपना दोस्त समझती हो ना, दोस्ती की खातिर तुम्हें समझा रही हूँ कि इस रास्ते से हट जाओ, इस रास्ते में कुछ नहीं। मैंने शफ़क़ से कहा कि तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन, तुम्हें तो चाहिए कि तुम मेरी मोहब्बत मुझ तक पहुँच जाओ, और तुम हो कि मुझे ही मेरी मोहब्बत से दूर करना चाह रही हो। मेरी बात पे शफ़क़ मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसीलिए समझा रही हूँ। तुम खुद सोचो कि अगर वो इतना अच्छा होता तो मैं खुद उससे शादी क्यों ना कर लेती। तभी मैंने शफ़क़ से कहा कि तुम मुझसे जल रही हो कि मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ और उसे पाल लूँगी, इसलिए तुम्हें अब कोई हरबा नज़र नहीं आया तो तुमने ये बात बना दी ताकि तुम उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ। शफ़क़ ने मेरी तरफ अफसोस भरी निगाहों से देखा, मगर उस वक्त मुझे उसकी निगाहों में सिर्फ हसद दिखाई दे रहा था। शायद ये मेरे देखने का नज़रिया था। मैंने सोच किया था कि आज के बाद मैं शफ़क़ से मुलाकात नहीं करूंगी। अलबत्ता अरसलान से मिलना मेरी मजबूरी थी। अगले रोज़ मैंने शफ़क़ को नज़रअंदाज किया और अरसलान का हाथ पकड़ के कमरे में ले गई। अरसलान इस अफ्ताब के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हक्का बक्का मेरी तरफ देखने लगा। ये क्या हरकत है मरियम, तुम सबके सामने मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले आई हो? तुम जानती हो इस कॉलेज में मेरी और मेरे अब्बा की कितनी इज्जत है। आज के बाद ऐसी हरकत कभी मत करना। अरसलान मुझ पे गुस्सा हो रहा था, मगर वो मुझे उसके गुस्से में भी मोहब्बत नजर आ रही थी। वो जैसे ही कमरे से जाने लगा तभी मैं उसके रास्ते में आ खड़ी हो गई और कहा कि मेरे सवालों के जवाब जब तक तुम नहीं देते तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अरसलान ने मुझे कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुम सब कुछ क्यों कर रही हो? मेरी इज्जत का सवाल है और मुझे अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। मैंने अरसलान से कहा कि अरसलान, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हाँ मेरे साथ मोहब्बत करती हो, कुछ दिन गुजरेंगे तो तुम्हें किसी और से मोहब्बत हो जाएगी। बस तुम लड़कियों का यही तो रोज़ का तमाशा होता है। अब ये फजूल बातों से परहेज़ करो और मुझे जाने दो। अगर यहाँ पे किसी ने तुम्हारे साथ अकेले मुझे देख लिया तो खामखा बात का पतंगड़ बन जाएगा। मगर मैं रोते हुए अरसलान के पैरों में गिर गई और उससे कहने लगी कि अरसलान, मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करती हूँ। अरसलान ने गहरा सांस लिया और कहने लगा, ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करूँगा। अगर वो इस रिश्ते के लिए तैयार हुए तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं इस बात से खुश थी कि अरसलान उससे मोहब्बत नहीं करता तो क्या हुआ, कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी में शामिल तो हो जाएगा। मगर मैं नहीं जानती थी क्या आने वाला वक्त मेरे लिए कितनी बड़ी क़यामत लेके आएगा। अरसलान के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। आनन फानन हमारी शादी तय हो गई और मैं रुखसत होकर उसके घर चली गई। मैं बहुत खुश थी कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। मेरा ससुर अच्छा था, मगर ना जाने क्यों मेरा दिल हमेशा बेचैन रहता। मुझे ऐसे लगता कि इस घर में कुछ ऐसा ज़रूर है जो मेरी नज़रों से ओझल है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उस चीज़ का वजूद उस घर में मौजूद था। दिन हफ्ते में और हफ्ते महीनों में गुजर गए। हमारी शादी को 6 महीने हो गए। अरसलान मेरे साथ बिल्कुल ठीक था, न ज़्यादा बात करता न ज़्यादा दूर रहता। वो मेरे हकूक़ पूरे कर रहा था। मेरे लिए ये भी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी था। मुझे अपनी मोहब्बत पे यकीन था कि मैं अपनी मोहब्बत के ज़रिए उसे खुद से मोहब्बत करने पे मजबूर कर दूँगी। मगर उस घर में एक अजीब सी बात, कुछ ऐसा था जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो मेरे घर में हो रहा था। मैं जानती थी कि बहुत जल्द इस राज से भी पर्दा फाश होगा कि आखिर क्या वजह है, क्यों मुझे इतनी बेचैनी लगी रहती है, एक अजीब सी हलचल क्यों हमेशा घर में लगी रहती है। ये जानने के लिए मैंने घर वालों पर नज़र रखना शुरू कर दी। मेरे घर में मेरा एक देवर था,
मेरी सास मेरे साथ रहती थी। दोपहर का वक्त था। मैं किचन की तरफ जा रही थी जब मुझे सास और देवर के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मेरी सास और देवर एक ही कमरे में रहते थे, जबकि ऐसा नहीं था कि घर में कमरों की कमी थी। मगर जब भी मैं अपने शौहर से पूछती तो वो कहता कि छोटा भाई हमेशा अम्मा के साथ ही रहा है, अब्बा के जाने के बाद वही उनका ख्याल रखता है। रात को अगर तबीयत बिगड़ जाए तो उनका ख्याल रखने वाला कौन होगा। उनकी बात समझते हुए मैंने भी कभी इस बार पे गौर ही नहीं किया। मैं जब कमरे के पास गई तो अंदर से आती अजीब आवाज़ों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ये कैसी आवाज़ें थीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे पता लगाया जा सकता कि अंदर क्या हो रहा है। मैं बस उन आवाज़ों को सुन के वहाँ ज़्यादा डर गई। मैं जल्दी से वहाँ से भागी क्योंकि मुझे वहाँ पे खड़े होकर घबराहट महसूस होने लगी थी। इससे पहले मुझे कोई वहाँ पे देख लेता, वहाँ से जाने में ही आफियत थी। मैं कमरे में भाग के आई तो मेरा सांस फूला हुआ था। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि अंदर से आने वाली आवाज़ें सच हैं या नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे दिल में ख्याल आया कि ये सब मैं अपने शौहर को बता दूं, मगर मैं जानती थी कि मेरा शौहर मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, उल्टा वो मुझ पे ही शक करेगा। इसीलिए फिर वक्त खामोश रहना ही बेहतर था। इसीलिए मैं खामोश रही। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। मैं जब भी अपने देवर और सास को देखती तो मुझे उनसे कराहत महसूस होती। मैंने कई मरतबा घर में ये बात बताने की कोशिश की, मगर मेरी अम्मा मुझे हमेशा ये कह के चुप करवा देती कि हाँ, अपने ससुराल की बातें अपने मैके में नहीं कहते। इस तरह ना सिर्फ घर खराब होते हैं, और अब तो तुमने अपनी मर्जी से शादी की है। अगर तुम्हारा घर खराब हुआ तो हम कहीं मत खाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम खामोश रहो। मैं कई मरतबा देवर को बातों बातों में बहुत कुछ सुना देती थी। मेरे देवर को मुझ पे शक होने लगा था कि मैं कुछ तो जानती हूँ। एक दिन मेरा देवर मेरे कमरे के दरवाजे पे आया और ऐसी बात कही जो किसी शरीफ औरत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने जोर से चीख मारी, मगर पल भर में इल्ज़ाम उल्टा मुझ पे लगा दिया गया कि मैंने उसे बहकाया है। सब मेरे कमरे में मौजूद थे। मेरा शौहर, मेरी सास मेरे शौहर को बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी, अपना यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बिल्कुल खामोश था। ना जाने उसके दिल में क्या चल रहा था। मेरा दिल एकदम घबराने लगा। तभी मेरे दिमाग में एक छमाका सा हुआ। मैंने अपने शौहर से कहा कि ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं उनकी हकीकत जानती हूँ। ये दोनों माँ बेटा नहीं, बल्कि अभी इतना ही मेरे मुंह में था कि मेरी सास ऊंचा ऊंचा रोने लगी और कहने लगी कि ये हम सबके लिए मनहूस है। इसने मेरे दोनों बेटों को आपस में लड़ाने की और इस घर पे कब्जा करने की कोई चाल चली है। सास ने शोर मचा दिया, ये औरत मनहूस है, इसे फौरन निकालो। शौहर ने मेरी बात सुने बगैर मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाती, कोई ठिकाना भी तो नहीं था मेरे पास। अपने मैके भी किस मुंह से जाती। कोई रास्ता जब नजर नहीं आया तो एक मर्तबा अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैं अपने बाप के घर चली गई, मगर वहां लगा ताला देख हैरान रह गई। उस पड़ोस से पूछा तो उसकी बात सुन के मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि अब्बा और अम्मा ये घर बेच के जा चुके हैं। कहाँ गए मुझे बताया भी नहीं। ऐसे कैसे मुमकिन था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा अब्बा ने तो मुझे पराया ही कह दिया था। क्या मैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। ये सब सोचे मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरे पास इनका जवाब नहीं था। जवाब तलाश करती भी तो कहाँ से, इसलिए खामोश रही और रोती हुई शहर आई। एक स्कूल में सफाई का काम करने लगी। वहाँ का मालिक बहुत रहम दिल और नेक इंसान था। उसने मुझे रहने के लिए वहाँ पे रिहाइश दी और 2 वक्त की रोटी भी देता था। मेरे दिन अच्छे गुजर रहे थे। एक रोज़ मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मगर मेरे पास अब इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं डॉक्टर से मुआयना करवा सकती। मेरी तबीयत का जब मालिक को पता चला तो उन्होंने मुझे पैसे दिए और कहा अपना मुआयना कराओ। मैं जब मुआयना कराने डॉक्टर के पास गई तो उसकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया। जब उसने मुझे कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं दंग रह गई, मगर एक खुशी भी थी कि कोई तो था जो मेरा अपना था, जो मुझे छोड़ के नहीं जा रहा था, जिसको मुझ पर भरोसा होगा। ये सब बातें सोचते हुए मैंने उस बच्चे को दिल से कबूल कर लिया। मैं नहीं जानती थी कि उसको पालने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। बस मैं इतना जानती थी कि ये मेरे जीने का सहारा है। दिन गुजरते गए और मुझे खुदा ने एक बेटे से नवाजा। तब भी मालिक ने मेरी बहुत मदद की, मेरा बहुत साथ दिया। उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में बुरे लोग ही नहीं है, अच्छे लोग भी पाए जाते हैं। मैंने कई मरतबा शफक से रब्ता करने की कोशिश की, मगर उससे भी रब्ता मुमकिन नहीं था। तभी मैंने खुद को और अपने बच्चे को अल्लाह के हवाले कर दिया, और फिर जब अल्लाह के सपुर्द कोई चीज़ कर दी जाती है तो खुदा उसकी हिफाजत खुद करता है। दिन महीनों में और महीने सालों में गुजर गए। 3 साल ऐसे ही गुजर गए। मेरा बच्चा 2 साल का हो चुका था। 3 साल बाद स्कूल की नई इमारत का इफ्तिताह था।
मेरे मालिक ने मुझे बुलाया और कहा कि अब से इस इमारत का डायरेक्टर कोई और होगा। मैं काफ़ी परेशान हुई मगर उसने मुझे तसल्ली दी कि उसे जब भी मेरी ज़रूरत हो वो मेरे लिए हाजिर हो जाएगा। मैंने अभी खुद को समझाया, आखिर कब तक मैं दूसरों के सहारे चलती रहूँगी? मुझे अपनी दुनिया अलग बनानी होगी। नया डायरेक्टर आने वाला था। जब दरवाज़ा खोला तो वही शौहर सामने खड़ा था। वो रोते हुए बोला, मैं सच जान चुका हूँ, देवर ने खुद सब मान दिया है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके साथ वापस घर जाने के लिए राज़ी हो गई। मगर जैसे ही घर में कदम रखा तो होश फना हो गए, क्योंकि मेरी सास बिस्तर पे थी और देवर एक कमरे में दीवाना बना फिर रहा था। मैंने शौहर से कहा, क्या हम यहाँ पे रहेंगे इन लोगों के साथ? तभी शौहर हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा कि इन दोनों को हमारी ज़रूरत है, खुदा के लिए इन्हें माफ़ कर दो। मैंने सब्र शुक्र किया और दिल बड़ा करते उनको माफ़ कर दिया, मगर नहीं जानती थी कि मेरी नेकी मेरे ही सामने आ जाएगी। एक रोज़ मेरा शौहर किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। मुझे अपनी सास की देखभाल करनी थी। मैं अपनी सास के कमरे में गई तो सामने का मंजर देख मेरा दिल दहल गया। मेरा देवर मेरी सास के साथ नाजेबा हरकत कर रहा था। मेरी सास जो बिल्कुल लाचार हो चुकी थी, उसका वजूद बिल्कुल लावर हो चुका था, वो सिर्फ आंसू बहा रही थी। मैं जल्दी से देवर के पास गई और उसे सास से दूर किया। तुम क्यों भूल जाते हो कि ये तुम्हारी माँ है? तुम्हारी जहनी हालत ठीक नहीं, जाओ अपने कमरे में चले जाओ। मैं से झड़क रही थी जब देवर ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मेरी आंखों पर पट्टी थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कितने ही दिन वहाँ गुजर गए और एक रोज़ मुझे एक शख्स की आवाज़ सुनाई थी। हाँ, ये शख्स तो मेरा शौहर था। क्या वो ये सब जानता था? ऐसे कैसे मुमकिन था? अब तो मुझे हकीकत का पता लगाना था, मगर मैं यहाँ बंधी हुई क्या कर सकती थी? तो दूसरी तरफ मुझे अपने बेटे की भी फिक्र थी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जो कुछ दिखाई दे रहा है कहानी बिल्कुल उससे उलट है। और ऐसा ही हुआ। एक रोज़ ना जाने कैसे जो रोज़ मुझे खाना देने आता था वो मुझे बांधना भूल गया और वापस चला गया। मैंने जल्दी से अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो वो एक बंद कमरा था, वही कमरा जहाँ मुझे देवर ने बंद किया। मैं जल्दी से उस कमरे से बाहर निकली और एक चुबारे में छुप गई। मैं जानती थी मेरा शौहर मुझे पूरे घर में तलाश करेगा, मगर मुझे यहाँ ही चुपके सब कुछ देखना था। यहाँ पे किसी का आना जाना नहीं था, मगर एहतियातन मैंने खुद को अच्छे से छुपा के रखा ताकि किसी की नज़र मुझ पे ना पड़े। और जिस बात का डर था वही हुआ, मेरा शौहर मुझे तलाशने लगा। हर जगह ढूंढने के बाद भी जब मैं उसे ना मिली तो वो पागल होने लगा। तभी एक रोज़ वो ऊंची ऊंची चीखने लगा और कहने लगा, इतना अच्छा खजाना हाथ लगा था, इसको अभी जाना था। इतनी मुश्किल से ग्राहक मिले थे, ये तो मेरे लिए पैसा कमाने की मशीन बन सकती थी, मगर ये तो हाथ से ही निकल गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको ग्राहक के हवाले उसके बेटे को कर दूंगा, फिर वो जाने और उसका बेटा जाने। ये सुन के मेरा हलक मुंह में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे के साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता। तभी मैं छुप के घर से निकली और पास वाले पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस अफसर को सब कुछ बता दिया। पहले तो उसे मेरी बात का यकीन ना आया, मगर जब मैंने कहा कि अब छुप के ग्राहक बन के आए और फिर घर का नज़ारा देखें तो आपको इस बात का अंदाज़ा बखूबी हो जाएगा कि मैं जो भी कह रही हूँ झूठ नहीं है। पुलिस ने मेरी बात मान ली और वो वैसे ही करने लगा जैसे मैं चाहती थी। और फिर एक रोज़ एक अजीब और भयानक हकीकत मेरे सामने आई, जब मुझे मालूम हुआ कि मेरी सास नहीं, बल्कि वो भी एक मजलूम औरत है जिसको उस शख्स ने पहले बीवी बना के रखा और फिर अपने दोस्त से उसके साथ ज्यादती कराता और दोस्त से पैसे बटोरता। मेरे शौहर ने अपने दोस्त को मेरा देवर बना के रखा और ये जो कुछ भी हो रहा था उसमें मेरा शौहर पूरा कसूरवार था। पुलिस ने मेरे शौहर को गिरफ्तार किया और मजीद तफ्तीश करने पे एक दिल दहला देने वाली खबर मिली कि शफक मेरे शौहर की पहली बीवी है और ये दोनों मिलकर ये काम करते हैं। लड़कियों को कॉलेज में फंसाते हैं और फिर उनसे फ़ायदा उठाते हैं। शफक उस वक्त लापता थी। शायद उसे खबर मिल चुकी थी, मगर मैं जानती थी कि उसका इख्तिताम भी जल्द ही बुरा होगा। मुझे तो बस उस दिन का इंतज़ार था जिस रोज़ शफक पुलिस के हाथों चढ़ जाती। मैं अपने बेटे के साथ अपने स्कूल के मालिक के पास आई, उनको सब हकीकत बताई। मालिक सुन के आप दीदा हो गए और कहने लगे, दुनिया में इतना जुल्म है, मैं कुछ खबर ही नहीं, मगर तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हारे शौहर तुम्हें तलाक दिलवाने में, ताकि तुम आगे अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सको। मैं भी यही चाहती थी, इसलिए मैंने मालिक की बात मान ली। दिन ऐसे ही गुजरते गए और मेरी तलाक हो गई। तब मुझे मालूम हुआ कि शफक भी पकड़ी गई। मैं उसका हशर देखना चाहती थी कि लोगों के साथ बुरा करने वालों का हशर क्या होता है। ना जाने कितनी ही मासूम लड़कियों को उसने फंसाया था। वो शक्ल से जितनी मासूम लगती थी उतनी ही चालाक थी, उतनी ही वो साजबाज थी। मुझे समझ ही ना आई कि मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। एक रोज़ स्कूल के मालिक मेरे पास आया और मुझे कहा कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
मैं काफ़ी हैरान हुई क्योंकि मैं अभी भी उनके स्कूल में काम कर रही थी, मगर अब काम सफाई सुथराई का नहीं बल्कि मालिक की ज़रूरियात का ख्याल रखने का था। उनको खाने पीने के लिए चीज़ें ला के देना था। मेरी जिम्मेदारी थी उनके छोटे मोटे काम करना, मेरी जिम्मेदारी थी वो भी मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखते। वो वाकई इंतहाई शरीफ इंसान थे, उनके आगे पीछे कोई नहीं था। मरियम, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मालिक की बात पे मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखों में जो कुछ था वो देख के मैं एकदम डर गई। मरियम, मुझे गलत मत समझो, मगर मैं अपनी ज़िंदगी आगे अच्छे तरीके से गुजारना चाहता हूँ। इसके लिए मेरी ज़िंदगी में एक अच्छी औरत का होना बहुत ज़रूरी है, मगर मुझे इस दुनिया से खौफ महसूस होता है। मैंने भी तुम्हारी तरह धोखा खाया, मुझे भी मोहब्बत में धोखा मिला, मगर तुम्हारे साथ तो ज़िंदगी ने ऐसा खेल खेला कि अगर ये खेल मेरे साथ खेला जाता तो शायद मैं भी जिंदा ना रह पाता। मगर तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने हिम्मत दिखाई और हौसले के साथ अपनी ज़िंदगी के तमाम फैसले सर अंजाम दिए। अपनी औलाद को संभाल रही हो, मगर इस सब में अब मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मालिक की बात सुन मैं परेशान हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मालिक ऐसी बात कहेंगे। मैंने कहा, अब कहाँ और मैं कहाँ। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहती। मुझे शादी के नाम पे जो धोखा मिला है मैं उस हादसे से अभी तक निकल नहीं पाई। मेरा जहन अभी भी वहाँ पे ही अटका है। मैं जब जब सोचती हूँ मेरी रूह कांप उठती है कि अगर मेरे साथ भी सब कुछ होता तो मैं क्या करती। क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही लोगों के दर दर की ठोकरें खाती। मगर खुदा ने मुझे बचा लिया। मैं खुदा के शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब दोबारा शादी नहीं करना चाहती। मैंने मालिक को साफ साफ जवाब दे दिया। वो मेरी बात पे मुस्कुराने लगे और कहने लगी, ये तुम्हारा हक है और जो तुमने बर्दाश्त किया उसके बाद ये इनकार फितरी अमल है। मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की कफालत का ज़िम्मा ले सकूं। इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ एक मुकम्मल बंधन की ज़रूरत है, ताकि इस दुनिया में कोई तुम्हारी ज़ात पे उंगली ना उठा सके। मुझे अपनी ज़ात की फ़िक्र नहीं, मगर तुम्हारी इज़्ज़त मेरे लिए सबसे पहले है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत के फवारे नहीं, मगर तुम एक अच्छी औरत हो और मेरे लिए बाहिस से इज्जत हो। मैं यही सब कुछ करना चाहता हूँ। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। मैं तुम पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैं दिन रात उनके बारे में सोचने लगी। क्या वाकई मुझे उनका साथ चाहिए था? क्या उनके साथ शादी करना मुनासिब था? मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने तहज्जुद की नमाज़ें अदा करना शुरू कर दी और उसमें अपने लिए सीधा रास्ता मांगती। एक रोज़ मेरा बच्चा एक एक्सीडेंट में ज़ख्मी हो गया और उस रोज़ मेरे मालिक के ऊपर जो शख्स था वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि मालिक ने सब कुछ छोड़ के मेरे बच्चे की हिफाजत की। उसके इलाज की सारी जिम्मेदारी खुद उठा ली और उसी रोज़ मैंने ठान लिया कि मैं मालिक से शादी करूँगी। आज वो मेरे शौहर हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। हम बहुत अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने जो गलत कदम उठाया उसकी सज़ा मैंने दुनिया में ही पा ली। जवान बच्चियां आज के दौर में ऐसे ही कदम उठाती हैं और फिर सारी ज़िंदगी उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। मगर हर किसी की किस्मत मेरी तरह नहीं होती, जिसको डूबते को तिनके का सहारा भी काफ़ी हो जाता है।